जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्लास 9 के मैथ का पहला चैप्टर समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले सबसे पहले आप एक चीज समझिए कि जैसे आप कक्षा 9 की बुक उठाते हैं, आप कहते हैं बाप रे बाप इतना मोटी किताब है, कैसे ये समझ में आएगा, कैसे ये सिलेबस पूरा होगा। तो आप एक चीज बताइए कि इसमें टोटल 12 चैप्टर है और आप यदि 15 दिन में केवल एक चैप्टर खत्म करते हैं तो आपका सिलेबस 6 महीना में खत्म हो जाएगा, जबकि आपको पढ़ने के लिए 9 महीना 10 महीना का समय मिलता है। तब आप कहेंगे कि ठीक है तो ये हो जाएगा, लेकिन हमको समझ में कैसे आएगा? तो वो समझाने की गारंटी हमारी है। आप लोग इस वीडियो को समझिए, यदि बेहतर लगेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब पहला चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को समझिए। सबसे पहले समझना है हम लोगों को रियल नंबर यानी प्राकृतिक, रियल नंबर वास्तविक संख्या। जैसे आप लोगों का एक फैमिली होती, परिवार होता है, उस परिवार का कुछ नाम होता है, जैसे साखला परिवार हो गया, मौर्य परिवार हो गया, यादव परिवार हो गया, ये परिवार का नाम हो गया। इसी प्रकार की जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के परिवार का नाम है रियल नंबर यानी टोटल। समझिए ये कुल मिलाकर के संख्या, जितनी संख्या आप लिख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी ये सारी क्या है? संख्या है। उन संख्याओं के का जो संख्या एक परिवार हो गया और उस परिवार का जो नाम है उसको कहते हैं रियल नंबर। अब समझिए दुनिया में जितनी संख्याएं आप देख रहे हैं, जितनी संख्याएं आप लिख सकते हैं, लिख रहे हैं, वो सारी संख्याएं आपकी रियल नंबर है। जैसे ये 34 हो गया रियल, -34 रियल हो गया, ये √2 लगा लिए रियल हो गया। एक संख्या रियल संख्या है। तो एक व्यक्ति आया, एक गणितज्ञ थे, उन्होंने कहा कि हर एक संख्या रियल संख्या है। तो एक आया बढ़िया पढ़ा लिखा व्यक्ति था, कहा ठीक है कि हर एक संख्या रियल संख्या है। तो आप एक चीज बताइए कि हम यदि आपको देते हैं कि ये √9 हो गया और √9 का आप लिखते हैं कि ये 3 गुणे में 3 रूट के अंदर होगा, ये एक ही प्रकार के हैं इसलिए एक जोड़ा बना रहे हैं, तो इसमें से निकल करके आ जाएगा 3। तो कहा हाँ बिल्कुल सही बात। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो आप देखिए ये 16 लिखा है, तो इसको आप लिखते हैं 4 गुणे 4, इनका एक ही जैसा है तो इधर से निकाल देंगे 4। लेकिन आप बताइए कि हम आपको देते हैं कि रूट में -9, इसको निकाल करके बताइए। गणितज्ञ ने कहा ठीक है हम तुरंत निकाल के देते, इसमें कौन सी बड़ी बात। उन्होंने कहा कि 3 और गुणे में 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जब आप -3 कर रहे हैं तो ये व्यक्ति तो घाटे में चल रहा है, ये तो मुनाफे में चल रहा है, तो एक कैसे हो गया? आप बताइए कि किसी के पास 3 रुपया कर्जा है और आपके पास 3 रुपया है, बताइए आप बड़े, आप उनमें दोनों कर्जे के रूप में हैं क्या? नहीं, इक्वल हैं नहीं, वो कर्जे में डूबा है, आपके पास उतना रुपया है। तब गणितज्ञ ने दिमाग लगाया कि यार हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यार, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो उसने कल्पना किया कि ये कैसे डिफाइन होगा। तो कहा सुनिए, जब हवाई जहाज नहीं बने थे तो लोगों ने सबसे पहले कल्पना की थी कि हम भी पक्षियों की तरह उड़ेंगे। जब आपके पास फोन नहीं था तो आप दूर बैठ करके सोचते थे कि काश कुछ ऐसा होता कि हम अपनी बीवी से बात कर सकते। जब आपकी शादी नहीं हुई थी तो आप कल्पना कर रहे होंगे कि हमारी बीवी विश्व पर ही मिले। तो आप बताइए कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या? इसलिए हम इसको नाम देते हैं काल्पनिक संख्या। रियल नंबर ना, सारी संख्याएं यानी टोटल संख्याएं आपका रियल नंबर है। टोटल संख्या बस 1% को आप छोड़ दीजिए, 1% जो आपकी संख्या हो जाएगी वो आपकी काल्पनिक संख्या है। इसमें कुछ नहीं करना है। इन्होंने कल्पना की थी कि भैया ये √9 होगा, या रूट के अंदर यदि कोई संख्या माइनस में है तो वो काल्पनिक संख्या है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि रियल नंबर का मतलब है सारी संख्याएं रियल नंबर है, बस आप रूट में जो माइनस होगा उसको छोड़ दीजिए, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अब इस काल्पनिक संख्या का यूज इतना है ना कि आपके घर में जो एसी चलता है, फ्रिज चलता है, उसमें जो करंट आता है इसी से कैलकुलेशन होता है कि वैज्ञानिक इंजीनियर सब इसी से कैलकुलेशन करते हैं। जब आप हवाई जहाज पे जाते हैं ना तो रडार एक लगा होता है जो डायरेक्शन देता है हवाई जहाज का, वो काल्पनिक संख्या है। तो इसे आप 9 में अभी हैं, आप इसे 11 में पढ़ेंगे बढ़िया से। अब हम आपको समझाते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे सीबीएसई वाले कहते हैं कि नेचुरल नंबर। इसको समझने से पहले सबसे पहले आप ये फोटो देखिए। इस फोटो में आप देख करके बताइए कि कितनी गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां गिनना है। और दूसरे में आप ये फोटो में देख करके बताइए कि इसमें कितने पेड़ लगे हैं। और ये वाला फोटो देखिए, इसमें आप गिन करके घास बताइए कि कितनी इसमें घास लगी है। अब आप आइए यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए। जब आप फोटो में गिन रहे थे कि कितना बस है तो आपने गिना होगा कि 1 2 3 4 बस है। जब आप पेड़ गिन रहे थे तो गिने होंगे कि 4 1 5 1 6, टोटल 6 पेड़। तो क्या इसमें कहीं आपने जीरो का नाम लिया था? नहीं। आप कभी गिने थे? जैसे आपके टीचर पूछते हैं कि आपके क्लास में कितने लड़के हैं, तो आप गिनते हैं 1 2 3 4 5, यानी टोटल सर 50% है। आप कभी कहते हैं, गिनते हैं कि 0 1 2 है, तुमसे दुश्मनी है, तुमको गिनबे नहीं करेंगे, तुमको जीरो मान लेंगे? ऐसा करते नहीं। तो गिनना कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से।
अब तीसरा चित्र जो आप देखे थे जिसमें घास लगी थी, अब आप बताइए कि घास यदि हम आपको गिनने के लिए कह दें तो आप बताइए घास गिन पाएंगे कि कितना घास है इसमें, तो कितना घास है। और जिसको ज्यादा फुर्सत है कि हम गिन के दिखा देंगे तो उसको कहिए कि खाना वाना खा करके बैठ जाइए, घास गिना करिए। तो ऐसी संख्या है जो एक से स्टार्ट हो, एक से स्टार्ट होनी चाहिए, 1 2 3 4 जिनको गिनने में प्रयोग करें, और जहां तक आपकी फुर्सत हो वहां तक आप गिनिए। जैसे आप देखे थे घास, घास में आपको फुर्सत में बैठे हैं, कोई काम नहीं है, पढ़ना है नहीं या किसी को कुछ करना है, उसको बैठा दीजिए कि गिनिए, घास गिनते रहिए, गिन करके बताइए कितना होगा। तो प्राकृतिक संख्या है 1 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 करके, और ये अनंत तक जाएंगे। इसका मतलब जहां तक आप गिन पाइए वहां तक आप इसको गिनते रहिए, वो सारी संख्या प्राकृतिक संख्या होंगी। अब हम आपसे एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि जब आप बसों को गिन रहे, जब आप गाड़ियों को गिन रहे थे तो आपने कभी कहा था कि इसमें 3.5 गाड़ी है? जब आप पेड़ को गिन रहे थे तो आपने कहा था कि इसमें 5.5 पेड़ हैं? नहीं। जब आप क्लास के स्टूडेंट को गिन रहे थे तो आप कहे थे कि सर जी 51% है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संख्याएं आधी नहीं हो सकती, आधी प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती है। तो जैसे अब आपसे हम पूछ ले कि ये लिखा है 3/2, 3/2, अब ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको काटना है, इसको काटना है। तो इसको काटेंगे तो आएगा 1.2, यानी 3 रुपए में 2 रुपए का भाग लगाएंगे, 2 लोगों का भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1.2। बताइए दशमलव में है कि नहीं है? इसको कहते हैं 1.5, यानी 1.5 प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। कोई भी संख्या यदि दशमलव में है, पूरा नहीं है, तो प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगा। जैसे 51.5 लड़के हो सकते हैं? नहीं। अब देखिए, तो अब हम आपसे पूछते हैं कि ये लिखा है 4/2, ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? आप सीधे से कह देंगे जब ये नहीं है तो ये भी नहीं होगा। नहीं, ध्यान से समझिए, 4 में आप 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2, 4 में 2 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2। क्या इसमें दशमलव है? इसमें दशमलव है ये नहीं। जिसमें दशमलव नहीं है वो हो जाएगी संख्या कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो ऐसी संख्या है जो 1 से स्टार्ट करिए, जहां तक आप गिन पाइए, ये सारी संख्या हो गई प्राकृतिक संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पे। आपको हम वहां लेकर के चलते हैं जब जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था। अब हम आपसे पूछते हैं कि आपके पास 4 कलम थी और चारों कलम आपने अपने भाई को दे दिया। अब आपके पास कितना कलम बचा? तो आप कहेंगे 1 कलम नहीं बचा। आपके पास 4 रुपया था और 4 रुपया गिर गया है, तो आपके पास कितना रुपया बचा? तो आप कहेंगे कि हमारे पास 1 रुपया नहीं बचा। अब उस समय ना कोई प्रतीक नहीं था 1 रुपया लिखने के लिए, हर एक चीज के लिए प्रतीक था। जैसे हमारे पास 4 कलम है तो उसके लिए 4 लिख देते थे, हमारे पास 8 कलम है तो उसके लिए 8 लिख देते थे, हमारे पास 1 चौक है तो इसके लिए हम लोग 1 लिख देते थे। लेकिन हमारे पास 1 चौक नहीं है, उसके लिए कुछ था ही नहीं, बड़ा कंफ्यूजन में थी। अब लोग आकर के गणितज्ञों को चिल्लाते थे कि भाई तुम्हारी संख्या या अपूर्ण संख्या है, तुम आकर के तुम्हारी गणित आकर के यहाँ पे अटक गई। गणितज्ञों की बड़ा समस्या होता था। उस समय बिहार के आर्यभट्ट आए, उन्होंने कहा कि ये क्या तुम लोग फर्जी में पढ़ रहे हो, इतना तुम लोग डिस्टर्ब हो। हम बताते हैं, जब तुम्हारे पास 1 चौक नहीं है, जब तुम्हारे पास 4 कलम थी, चारों कलम दे दिए तो कुछ नहीं बचा, तो काहे नहीं सीधे गोल कर देते हो, उसे सीधे गोल कर दो। तो अब इन्होंने गणितज्ञों ने कहा कि राहत की सांस ली, कहा अब हम किसी के सामने या तंग करके खड़े हो सकते हैं। तो इस गोले को उठा करके इन्होंने आगे रख दिया, और कहा कि ये संख्या पहले जिसे लोग उंगली करते थे कि ये संख्या अपूर्ण है, हम इसमें 0 ला करके रख दिए। अब बताइए ये संख्या पूर्ण है कि नहीं है? तो उस समय गणितज्ञों ने कहा कि ये संख्या अपूर्णता से पूर्ण हो गई है, इसका नाम देते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। अब आप ध्यान से समझिए कि इधर से आप इसको 0 को हटा देंगे तो आप अभी पहले पढ़ा था नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। ये सारी संख्या प्राकृतिक संख्या है, लेकिन इसमें अपूर्ण है, इसको अपूर्ण है। अपूर्ण भी यदि हम इसमें 0 ला देंगे तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। अब हम आते हैं सम विषम को देखेंगे। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है? पूरे चैप्टर का सबसे आसान ये है, आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 0 से लेकर के 1 तक अंक, तो 0 लिख लिए, 1 2 3 4 ऐसे कुल मिला करके 9 तक कर लिए। अब आप बताइए, आप ही से पूछते हैं, आप ही लोग बताइए, हम क्या इसमें बताएं? सबसे इजी बताइए, आपके पास यदि 2 है, कोई चीज 2 रुपया है, कोई चीज आपके पास 2 है और इसका आधा करेंगे, क्या इसमें तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता है? नहीं। जैसे आपके पास 2 सेब को आधा करेंगे, आधे भागों में बांटेंगे, तो एक उसको दे दीजिए, अपने पास रख लीजिए, हो गया। आपके पास 4 कलम है और 4 कलम में आधा करना हो, क्या इसमें तोड़ फोड़ की आवश्यकता है? नहीं। 2 सामने वाले दे दीजिए, 2 अपने पास रख लीजिए। 8 है, इसमें 8 हो गया, अच्छा आप दे दीजिए, 4 ले लीजिए। लेकिन आपके पास यदि 5 कलम है, अब उसमें तोड़ फोड़ करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 लोगों में लेना है।
अब 2 उसको दे देंगे, 2 अपने पास लेंगे, बचा 1 उसके लिए मार्क करेंगे या फिर उसको काटेंगे। तो ऐसी संख्या है जो बिना तोड़ फोड़ किए 2 भागों में बांटी जा सकती है, उसे कहेंगे सम संख्या। जैसे 6 ले लीजिए, तो 6 को आप आधा करेंगे, क्या उसमें तोड़ना काटना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। 6 है, 2 लोग लेना है, 3 उसको दे दीजिए, 3 अपने पास रख लिए, पूरा विवाद हो गया, खत्म। जिन्हें बिना तोड़ फोड़ किए लिखा जा सकता है, तो 0 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर इसके बाद में 8 हो गया। ये इसमें तोड़ फोड़ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसमें तोड़ फोड़ काट करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके पास 9 आम है, तो 4 आम उसको दे देंगे, 4 अपने पास ले चलेंगे, 1 आम बचेगा, उसको काट करके लेना पड़ेगा। आप इसको दोगे, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा 2 4 1 और ये 2, आप ये बताइए सम संख्या है कि विषम संख्या? तो आप कहेंगे बाप रे, ये 5 अंकों की संख्या है, कैसे हम लोग बताए कि ये सम है कि विषम? तो कुछ नहीं करना है, सबसे लास्ट वाली संख्या देखना है कि ये क्या है। क्या ये बिना तोड़फोड़ किए 2 भागों में बांटी जा सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल, 2 है, उसको आधा आधा करिए, 1 1 मिल जाएगा, तो ये संख्या होगी सम। अब आपसे पूछा जाएगा 3 5 8 9, इसको बताइए ये सम है कि विषम है? तो आप पूरी संख्या नहीं देखेंगे, सबसे लास्ट में इकाई का अंक देखेंगे। सबसे लास्ट में क्या है? इसमें 9। आप बताइए 9 को तोड़फोड़ करने पड़ेगा, 9 को तोड़ना पड़ेगा कि नहीं तोड़ना पड़ेगा? तोड़फोड़ करना पड़ेगा, इसलिए ये संख्या कौन सी है? विषम संख्या। अब 9 के बाद हम लोग लगा देते हैं 4। अब बताइए कौन सी संख्या है, सम है कि विषम? आप देखेंगे कि 4 है, 4 को तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, 4 को 2 भागों में बांटेंगे तो 2 2 मिल जाएगा, इसका मतलब है कि ये हो गया सम संख्या। अब 4 के बाद यदि हम लगा देते हैं 7, तो आप क्या देखेंगे? सबसे लास्ट की संख्या इसमें क्या है? अंक क्या है? इसमें 7 है, तो आप कहेंगे 7 है, तो 7 को हम 2 भागों में बांटेंगे तो 3 3 मिल जाएगा, लेकिन बचा 1 में तोड़ना पड़ रहा है, इसका मतलब कौन सी संख्या होगी? तो ये होगी विषम संख्या। तो सम संख्या है वे संख्या है जिन्हें आसानी से 2 भागों में बांट दीजिए। विषम संख्या है वे संख्या है जिनको बांटने में थोड़ा सा तकलीफ हो, उसमें मार ढगला लाठी चलाना पड़े। अब हम लोग आगे समझते हैं। अब आप लोगों को सबसे ज्यादा यदि कोई चीज परेशान करता है तो आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती है। इसे हम लोग चुटकियों में समझते हैं कि ये आखिर में एक्चुअल में होती क्या है। सबसे पहले परिमेय संख्या समझने से पहले अपरिमेय संख्या देखिए कि भैया ये अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती है जिसके बारे में 2 चीजें जानने की आवश्यकता है। पहली बात ये जानिए कि ये दशमलव के बाद ये लगातार चलती रहती है, पता ही नहीं चलता है गणितज्ञ को कि पढ़ने वाले को कि कितना आगे तक ये जाएगी। जैसे इसको ले लिए 0.10 फिर 100 फिर 1000 फिर यहाँ पे 10,000 फिर 1 लाख हो गया, ऐसे बढ़ते रहेगा। इसमें देख लीजिए 1.41 42 1 3 5 6 कहते डॉट का मतलब है कि इन संख्याओं का अंत नहीं है, हम पता नहीं कर सकते कि लास्ट संख्या क्या है, ये बढ़ती ही जा रही है। तो आप सबसे पहले एक ही चीज समझिए कि ये संख्या हमेशा बढ़ती रहती है दशमलव के बाद, पता नहीं होता कि कहाँ एंड होगी, किसका? अपरिमेय संख्या का। दूसरा देखिए कि इन संख्याओं में कभी रिपीटेशन नहीं होता है, यानी रिपीट नहीं करता। अब आप कहेंगे कि रिपीट होने का मतलब इसमें तो एक कई बार रिपीट हुआ, इसमें 5 आ गया, इसमें 4 2 बार आया, तो रिपीट होने का मतलब समझिए। जैसे ये दशमलव हो गया, 2 लिखा है 6 लिख दिए, 1 लिख दिए, और फिर 2 6 1 लिख दिए, 2 6 1। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि ये देखिए 2 6 1 हो गया एक साथ में, फिर 2 6 1 2 6, यानी एक संख्या के बाद एक निश्चित मतलब थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वही संख्या आने लगती, थोड़ी दूर चलने के बाद फिर वही संख्या आने लगती। जैसे ये 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, फिर 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि 8 6 3 5 ये 1 हो गया, फिर उसके बाद फिर वही आने लगा 8 6 3 5, फिर वही आने लगा 8 6 5। तो ये इसमें नहीं, अपरिमेय संख्या में आपको ये चीजें, अपरिमेय संख्या में आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा। जैसे इसमें देखिए 7 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 0 5, इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है कि दोबारा वो पैटर्न चले। तो आप 2 चीजों याद रखिए, 2 चीजों को आप समझिए कि पहला चीज ये है कि ये संख्या कभी खत्म नहीं होगी, दूसरा कि इन संख्याओं में कभी रिपीट नहीं होंगे, यानी दोबारा नंबर एक क्रम से नहीं आए। आप इसे तो समझिए, और लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, बस आपका खत्म हो जाएगा। एक चीज यह है कि रूट के अंदर कोई भी संख्या आए, उसके यदि किसी संख्या का वो वर्ग नहीं है तो वो रूट संख्या, वह संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे आप हम ले लिए 9, अब हम आपसे 9 पूछे कि ये किसी संख्या का वर्ग है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल है, ये 3 का वर्ग है। यानी आप 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3 होगा, 3 गुणे 3 के बराबर 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन हम 9 की जगह 19 कर दें
तो अब बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 19 आएगा। तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसका वर्ग करने पे 19 आएगा। अब हम आपसे कहें कि उसी संख्या यदि हम 20 लिख दें, अब आप बताइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पे 20 आएगा। तो ऐसी कौन संख्या नहीं है जो वर्ग करने पे 20 आएगा, कैसे 20 आ जाएगा। लेकिन हम आपसे कहें कि 25, अब आप कोई संख्या बताइए जिसका वर्ग करने पे 25 आ जाए। तो आप कहेंगे सुनिए 5 है, 5 का आप वर्ग करिए तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 और निकल करके आ जाएगा 25। तो आप ये वाली संख्या परिमेय संख्या होगी और ये दोनों संख्या अपरिमेय संख्या होगी। कैसे आप पता करेंगे, तो आप ऐसे पता करेंगे कि इसके अंदर जो इस डिब्बा में कोई संख्या है ये किसी संख्या का वर्ग है या फिर नहीं है। यदि वर्ग है, इस तरीके से वर्ग है तो परिमेय हो जाएगी और वर्ग नहीं है तो अपरिमेय हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ नहीं है परिमेय। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन होता है कि पाई परिमेय है कि अपरिमेय है। तो अब आप आज को बताते हैं, अब आप लोग खुद ही डिसाइड करिएगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। अब आप लोग बताइए, ये हो गया पाई का मान, ये पाई का मान है कि ये पाई का मान इतना होता है 3.14159 करके ये अनंत तक जाए। डॉट डॉट का मतलब है कि अनंत तक है। अब हम लोग अपरिमेय के बारे में क्या सीखे थे कि ऐसी संख्या जो अनंत तक जाए, तो भैया ये अनंत तक तो जा ही रही है। और ऐसी फिर हम लोग सीखे थे कि कोई संख्या रिपीट ना करे। तो अभी देखिए 1 4 हो गया, 1 4 हो गया, फिर 1 5 हो गया, फिर 9 2 हो गया। क्या ऐसा कोई पैटर्न है जो मैच कर रहा है? किस तरीके से आप देखिए 2 6 2 6 2 6 2 6, ये बार बार 2 6 2 6 2 6 2 6 आ रहा है। क्या इसमें कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं है। तो आप बताइए ये परिमेय है कि अपरिमेय। तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है क्योंकि अनंत तक जा रही है और ना ही इसमें कोई अनंत तक जा रही है और कोई भी संख्या इसमें रिपीट नहीं कर रही है। आप कहेंगे कि 22/7 है, ये जो 22/7 है ये परिमेय है कि अपरिमेय है। तो 22/7 परिमेय है, लेकिन ये पाई का एग्जैक्ट मानिए अपरिमेय है, लेकिन ये 22/7 परिमेय हो जाएगा। अपरिमेय को आप लोग समझ लिए। अब जितनी सारी संख्या बच गई उन सबको परिमेय में डाल दीजिए, यानी अपरिमेय को निकाल दीजिए और जितना बच गया सब डाल दीजिए परिमेय में। तो आप कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या बटे में है, कोई संख्या माइनस में है, कोई संख्या प्लस में है, कोई संख्या दशमलव में है, जैसे 0 हम लोग 3 5 8 ले लिए, 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 डॉट 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 कर दिए। तो इसमें हम लोग पता है कि भैया इसमें एक निश्चित क्रम के बाद रिपीट हो रहा है 3 5 8 3 5 8 3 5 8 और ये डॉट डॉट आ रहा है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। कैसे कि भैया इसको रिपीटेशन मिल रहा है। दूसरा कि आप यदि दे दिया जाए कि 3.3333333, क्या ये परिमेय अपरिमेय? भैया परिमेय है। तो सारी संख्याएं इसके बाद की जितनी सारी संख्या बची है सारी संख्याएं परिमेय हो जाएंगी। अब हम इसमें से थोड़ा सा और जानने की आवश्यकता है। यदि कोई संख्या ये √2 है, ये √2 है, अब √2 कहेगा कि आइए हमसे जुड़ जाइए, आइए हमसे जुड़ जाइए। तो ये 2 कहेगा ना कि हम तुमसे कहेंगे जुड़ जाए, तुम्हारा इतना सारा बेइज्जती है, घर तक तुम्हारा मान सही से नहीं निकाल पाते तो तुम अनंत तक जाते हो, इतना बेइज्जती है और तुम्हारे साथ जुड़ करके हम करेंगे क्या, मिलेगा भी क्या? तो कह रहा है, से पूछते कि लिखा है √10, √10 क्या है? परिमेय है क्या अपरिमेय? तो √10 अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि कोई भी संख्या नहीं है जिसका ये वर्ग है। अब उसमें कहें कि आप 5 जोड़िए, ऐसे 5 जोड़ करके देगा। अब बताइए परिमेय संख्या की अपरिमेय। तो आप ध्यान से देखिए, पहले क्या लिखा? अपरिमेय। अपरिमेय के साथ परिमेय हो, अपरिमेय के साथ परिमेय जुड़ेगा या अपरिमेय के साथ परिमेय घटेगा या गुणा होगा या भाग होगा, सब में कुल मिलाकर की अपरिमेय संख्या ही हो जाएगी। ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यानी जैसे ये मिलेगा ना, जैसे ये मिलेगा, क्योंकि इसकी इतनी इमेज गिर चुकी है, इतनी इमेज इसकी गिरी है कि गणितज्ञ के भी इससे परेशान रहते हो, खासकर हम लोग बच्चे परेशान रहते हैं कि भैया इसका माने नहीं पता है कि कहां तक जाएगा। आप बताइए ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब मानते हैं कि √20 हो गया, ये तो अपरिमेय है। इसमें से हम यदि घटा दें 10, घटाएं 10, तो आप बताइए कि ये परिमेय होगी कि अपरिमेय होगी? तो आप इसको देखना केवल, बाकी सब छोड़ देना। कि अपरिमेय संख्या में यदि परिमेय जुड़ेगा या अपरिमेय जुड़ेगा तो अपरिमेय ही होगा, परिमेय नहीं होगा। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हम लोग किसी दिन देखेंगे। देखिए हम लोगों का काम होता है कि आप लोगों को चीजों को कई जगह से ढूंढ ढांढ के आप लोगों को समझाना, ना कि पढ़ाना। क्योंकि पढ़ने के लिए किताबें, मोटी मोटी किताबें, उसमें परिभाषा आपको मिल जाएंगी, सूत्र मिल जाएंगे और सेम तरीके से हम लोग किताबी ज्ञान उठा करके आपको दे, तो फिर मतलब क्या रह जाएगा कि हम यहाँ बोर्ड करके आकर के पढ़ा रहे हैं और आप यहाँ यूट्यूब खोल करके सीख रहे हैं, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब आप गणित पढ़ते हैं तो केवल आप सवालों को नहीं लगा रहे थे,
उस समय जब आप कोई सवाल देखते हो तुरंत झटके में लग जाता है, इसको तो हम झटके में सॉल्व कर सकते हैं, तो उस समय एक सीख मिलती है कि जब किसी समस्या से आप कई बार गुजरे होते हैं तो वो चुटकियों में आप वो समस्या हल कर सकते हैं। जब आप किसी सवाल को लगाते हैं लेकिन लग जाता है, लेकिन काफी समय लगता है, तो वो चीज ये बताता है कि कोई नई समस्या आ गई, उसमें समय लगता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो नहीं लगते हैं, वो ये बताते हैं कि अभी आप इतने परिपक्व तो नहीं हुए हैं, इसके लिए आप टीचर के पास जाइए। जब बड़ी समस्या है तो आप किसी से पूछिए कि इसका निवारण क्या है। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, और क्या हम लोग आगे के टॉपिक पे वीडियो बनाएं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद।